हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले तो कल के लिए बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए 12th स्टूडेंट्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको पेपर बहुत इत्मीनान से, बहुत ढंग से करना है। पूरे साल में जो भी आपने सीखा है, पूरे साल की जो मेहनत है, वो कल आपको इसमें यूज़ करनी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा है आप बहुत अच्छा पेपर करेंगे और इसके जस्ट बाद आपको लगना है नीट और जेईई मेंस के सेकंड अटेम्प्ट की तैयारियों में। तो तैयार रहिए उन चीज़ों के लिए भी, और इसको भी कल बहुत अच्छा कीजिए। बहुत ठंडे दिमाग से केवल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको विशेष रूप से पढ़िए और पूरे सिलेबस को ढंग से करिए। ठीक है? तो ठीक है, आज चालू करते हैं हमारे श्रृंखला जो कि चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस से रिलेटेड। और उसमें आज नया टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ एस्पेक्ट से वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम किसी कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराते हैं। और डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कराने से अभी हमने आपको बताया था कि कैपेसिटर क्या काम करता है। दोस्तों कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर एक तरीके से वही काम करता है जो कि डैम करता है पानी के लिए। डैम क्या करता है? वो पानी को बहने नहीं देता, बल्कि उसके आगे दीवार बनकर उसको रोक लेता है, ताकि जब आपको एकदम से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए, तो आप उसका यूज़ कर सकें। इसी तरीके का कुछ काम कैपेसिटर का चार्ज के रेस्पेक्ट में है। जब हमें फ्लो ऑफ चार्ज को कंट्रोल करके रखना है, उसे फ्लो नहीं होने देना, तो हम कैपेसिटर का यूज़ करते हैं, ताकि समय पड़ने पर हम एक हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो कि ये स्टोर करेगा, उसका यूज़ कर पाए। तो इसी तरीके का कुछ काम है, और किस तरीके से करता है और किन कौन कौन से पैरामीटर कैसे कैसे चेंज होते हैं, वो हमें आज देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं डाइलेक्ट्रिक इन ए कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में क्या करना है दोस्तों? करंट को हमें फ्लो नहीं होने देना है और इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि करंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है चार्ज की वजह से, और चार्ज को हमने फ्लो नहीं होने दिया, तो चार्ज एक जगह जमा हो जाएगा, और जितना ज़्यादा चार्ज जमा होता रहेगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता रहेगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, दोनों कंडक्टिव प्लेट्स जो हमारी हैं उनके अंदर हमने एक रखा है डाइलेक्ट्रिक, एक रखा है डाइलेक्ट्रिक। और डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज को, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज्ड कर दे रहे हैं। पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक क्या कर रहा है दोस्तों कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डाइलेक्ट्रिक के अंदर अंदर की तरफ इनसाइड अगर आप देखें तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया है, जो कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रहा है। ये आउट, ये इन। तो बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है, और इस तरीके से अपोज कर रहा है वो ऐसे मान लीजिए आपकी डैम पहले हमारे पास में डैम जो था उसकी वॉल इतनी थी, अब हमने इनसाइड डाइलेक्ट्रिक रखकर उसकी वॉल को इतना कर लिया। तो अभी क्या हुआ है, हमारा पानी भरने की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो अब हम ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और समय पड़ने पर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ फिनोमिना हमने किया है। डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने से जो आउटर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम हो जाता है, और अब मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड, ज़्यादा चार्ज जो है वो स्टोर किए जा सकते हैं। तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अपोज्ड बाय, और एक्सटर्नल या कि आउट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसकी वैल्यू को कम कर देगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? आउट में से इनको घटा दे, और कितना हो जाता है दोस्तों? ई नॉट टाइम ई नॉट डिवाइड बाई के। ये आप एक तरीके से याद रख लीजिए, इसको रिमेंबर कीजिए। रिमेंबर
कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो k टाइम्स 1/k टाइम्स जो है वो कम हो जाता है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नॉट बाई के हो गया E नॉट माइनस ई आई, दैट इज ई आई जो है वो E नॉट 1 माइनस 1/k हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अंदर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो जाता है जो कि बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करके ज्यादा चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। डाइलेक्ट्रिक का यूज तो ये हो गया जो कि आप वाइवा में या फिर किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज टाइप होते हैं वहां पर। अब इसका मैकेनिक न्यूमेरिकल में किस तरीके से यूज होगा वो आप देखिए। पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या फर्क पड़ा है। पोटेंशियल डिफरेंस को अगर आप देखें, ये ध्यान रखना है, रिमेंबर क्या रखना है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 1/k टाइम्स कम हो गया है। तो पहले अगर हम बात करें जब ये नहीं था, जब केवल एयर था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या था इसके बीच में, E नॉट टाइम्स डी, V इक्वल टू ई डॉट डी आर होता है। ठीक है, V इक्वल टू ई डॉट डी आर को हम काम में ले रहे हैं, तो V इक्वल टू ई डॉट डी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है d, दोनों प्लेट के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है d, तो E नॉट डी पहले जब, लेकिन बाद में वो E नॉट 1/k हो चुका है, E नॉट बाय k हो चुका है। तो अभी अगर हम E नॉट डी की वैल्यू यहां से रख दे V नॉट, तो ये कितना हो गया है बाद में V इक्वल टू V नॉट बाय k, यानी कि वोल्टेज जो है वो डिक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो गया है, वोल्टेज भी डिक्रीज हो गया है, वोल्टेज डिक्रीज हो गया है, यानी कि अब चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए कम काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब तो यही हुआ V इक्वल टू V नॉट बाई के, पहले जो वोल्टेज था उसकी बजाय k टाइम्स वोल्टेज कम हो गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगा न्यूमेरिकल में। अभी एक न्यूमेरिकल का करेंगे हम। और कैपेसिटेंस के साथ क्या हुआ है, डेफिनेटली कैपेसिटेंस जो है वो Q जो भी चार्ज इस प्लेट पर है अपॉन V नॉट जो भी वोल्टेज इनके बीच में है, क्योंकि इनके बीच का वोल्टेज k टाइम्स कम हो गया है, इस वजह से इसकी कैपेसिटेंस जो है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जितना ये k में कम होगा उतना ही कैपेसिटेंस k में बढ़ जाएगा। और कैपेसिटेंस है चार्ज को स्टोर करने की क्षमता, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो गई है। देखिए आप Q अपॉन V नॉट को आप लिख सकते हैं C नॉट, तो बाद में आपकी जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो गई है पहले जो कैपेसिटेंस थी उसकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई है आपके पास में निकल के कि इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाता है, पोटेंशियल घट जाता है और कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। यही आपको न्यूमेरिकल में याद रखना है, न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, और इसी से न्यूमेरिकल होगा। कैसे होगा, ये मान लीजिए आपको कैपेसिटर दे रखा है और T थिकनेस की कोई K डाइलेक्ट्रिक वाली एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इसके अंदर इंसर्ट करा दिया गया है, तो टोटल D था जिसमें से T थिकनेस की जो है डाइलेक्ट्रिक प्लेट अंदर चली गई है। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, देखते हैं कितना हो जाएगा। अगर हम वोल्टेज की बात करें, देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए आपको Q अपॉन डेल्टा V निकालना है, तो Q अपॉन डेल्टा V के लिए आपको डेल्टा V निकालना है, और डेल्टा V हम देखते हैं किस तरीके से चेंज हो रहा है। डेल्टा V के लिए एक ही चीज आती है E डॉट डी आर, हमने हर बार कहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है E डॉट डी आर। अगर यहाँ देखें तो ये मान लीजिए E1 है और ये E2 है, तो E1 इंटू जो भी इसकी डिस्प्लेसमेंट है और E2 जो भी उसकी डिस्प्लेसमेंट है, तो E1 की डिस्प्लेसमेंट E1 को हमने क्या ले लिया E नॉट, ठीक है, और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी बच जाएगी, D में से T घटा दो, इतनी बच जाएगी, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ E2 जो है वो कितना हो गया है एक्सटर्नल का 1/k, ठीक है, तो 1/k लिख दिया इसके लिए, और इसकी थिकनेस कितनी है T, इस तरीके से E नॉट कॉमन आ गया आपका और थिकनेस यहाँ आ गई। E नॉट जो है वो क्या है आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन,
पैरेलल प्लेट, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कितना आता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्यों? क्योंकि एक पॉजिटिव प्लेट की वजह से और नेगेटिव प्लेट की वजह से, दोनों की वजह से ये जुड़ता है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन आधा और आधा मिलके एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये होता है Q अपॉन A एप्सिलॉन। तो यहाँ रख देते हैं। ऐसा इसलिए करना पड़ा है, यहाँ तक हमारा सही है, लेकिन ऐसा इसलिए करना पड़ा है क्योंकि कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में Q आएगा, तो हमको ये भी Q के फॉर्म में चाहिए। तो Q अपॉन A एप्सिलॉन और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के तो आपका आ ही रहा है। कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं, पोटेंशियल में भी पूछा जा सकता है और कैपेसिटेंस में पूछा जाएगा, तो Q अपॉन डेल्टा V। Q की वैल्यू रख देंगे आप, Q की वैल्यू रख देंगे। अगर अपन Q की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है अपन को, क्योंकि Q कटेगा, तो डेल्टा V की वैल्यू रखनी पड़ेगी। डेल्टा V की वैल्यू यहाँ से रखी हमने और Q से Q कट गया, A एप्सिलॉन ऊपर आ गया और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के आपका आंसर आ गया। तो ये आपका इस तरीके से आंसर है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज में भी आ सकता है। तो ध्यान में रखने की क्या चीज है, देखो आप, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है A एप्सिलॉन अपॉन D। D तब होती है जब पूरा का पूरा एयर फिल्ड रहता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एयर में से कुछ भाग जो है वो डाइलेक्ट्रिक ने ले लिया है, तो जितना एयर बचा उसको रखना है। कितना बचा? D माइनस टी प्लस डाइलेक्ट्रिक का रखना है, क्योंकि नीचे तो पूरा D आएगा ना, लेकिन जो डाइलेक्ट्रिक वाला है उसमें उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिवाइड कर देना है। ये ध्यान में रखना है। देखो, छोटी छोटी ट्रिक आपको ध्यान में तो रखनी पड़ेगी, लेकिन आपको याद नहीं करना है। ध्यान रखना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, एनालिटिकल सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको याद नहीं करना है। लेकिन इतनी बार करना है, इतने ढंग से करना है कि वो याद हो जाए। ये दोनों बातों में फर्क है। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को यही कहता हूं कि याद नहीं करना है, लेकिन इतनी बार करना है कि याद हो जाए। क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो टाइम की बहुत वैल्यू है, एक एक सेकंड की वैल्यू है। अगर आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बोर्ड में भी एग्जाम्स में मैंने स्टूडेंट्स को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको यही बोला है कि नई चीज़ें अब आपको इन 3-4 दिन में नहीं पढ़नी है। जितना रिवाइज करोगे उतना ही आप कर पाओगे। नई चीज़ें मत पढ़ो। आप उस इंस्टेंट के लिए तो उसको समझ जाओगे, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे। जब तक किसी भी चीज़ को आपने 4 या 5 बार नहीं पढ़ा होता है इन तीनों सब्जेक्ट में, तब तक आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही ध्यान रखो। किसी भी चीज़ को अगर आप 5 बार पढ़ रहे हैं तो वो ज़्यादा फ्रूटफुल है, बजाय कि 5 चीज़ों को एक बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बारंबार, यानी कि रिवीजन आपका हमेशा प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, और आज का टॉपिक जो है वो इसी वैल्यू के साथ हम ख़त्म करते हैं। और वापस से बोर्ड स्टूडेंट्स को एक बार वापस से शुभकामनाएं। कल आप बहुत अच्छा पेपर करें। थैंक यू वेरी मच।